Let us have a look at question number 6 from your worksheet. It is about the rolling of a wheel, and I'm not sure if we discussed in the last class. A wheel rolls uniformly. So first of all we have to understand what rolls means. ऐसे तो ये 8th क्लास में क्वेश्चन है मेंसुरेशन की बुक में, ठीक है। जो आपका 6th क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन द 8th क्लास बुक आल्सो. इट इज इन मेंसुरेशन. आई थिंक इंट्यूटिवली आप सबको मालूम है कि व्हील के रोल करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। यू कैन आस्क व्हाट इज अ व्हील. अगर आपने साइकिल के व्हील को देखा है तो इमेजिन करो उसमें एक रबर का रिम होता है, एक्चुअली एक मेटल का रिम होता है, उसके ऊपर एक रबर का टायर होता है, नहीं, और स्पोक्स लगे होते हैं, और व्हील के सेंटर में देयर इज समथिंग सॉलिड मास एट द सेंटर ऑफ द व्हील. अगर आप पुराने साइल की साइकिल्स को इमेजिन करते हो जिनका वो स्टैंड होता है ना, you put it on the stand, then the rear tire is not in contact with the ground, it just hangs in the air. तो अगर आप पेडल्स पे वर्क करोगे तो आपका व्हील घूमना शुरू हो जाएगा. अब इस घूमने को क्या बोलते हैं? तो अप टू नाउ यू हैव स्टडीड पार्टिकल काइनेमेटिक्स. इमेजिन दैट ओल्ड साइकिल जिसके अंदर वो पुराने स्टाइल का स्टैंड लगाते हैं ताकि रियर व्हील ग्राउंड से टच नहीं कर रहा है, वो ऊपर एयर के अंदर है, और आप पेडल्स को घुमाते हो तो क्या होता है बताओ. What kind of motion is that? Have you studied that kind of motion up to now? We have not studied that kind of motion in detail up to now. So one or two things needs to be discussed in today's class. तो अगर मैं आपको वो पुराने स्टाइल का व्हील एक बार बनाऊं, ये अगर ग्राउंड है, because of putting the wheel on the stand, the wheel is somewhere here. The wheel is somewhere here. ऐसे व्हील है, नहीं, तो व्हील के और ग्राउंड के बीच में गैप होता है, तो स्टैंड होता है यहाँ पे, नहीं, आपको मालूम है पुराने स्टाइल वाला, और ये ग्राउंड है. फ्लोर ले लो, आपके घर का मार्बल फ्लोर इमेजिन कर लो, एंड यू नो दैट दैट व्हील हैज स्पोक्स, नहीं, स्पोक्स ऐसे, ये स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स ऑफ द व्हील. यहाँ पे हैवी मास होता है, नहीं, सेंटर के अंदर, और भी स्पोक्स होते हैं, दो ही थोड़ी होते हैं, ठीक है. You will have quite a few spokes like this. So this is how you imagine a cycle wheel. But अभी हमारे लिए देखो कोई भी सर्कुलर बॉडी हो सकती है. सर्कुलर बॉडी का मतलब है जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, ठीक है, डिस्क है. If you want to imagine what is a disc, imagine a 5 rupee coin. So 5 rupee coin is like a disc, a little bit. Ideally, a disc is supposed to have zero thickness. It is flat. Ideally, the thickness of the disc, this thing, this red line segment, it has to be zero length. If it is flat, then it is supposed to be a disc. In reality, this is not a disc, this is a cylinder. So a cylinder of zero height will become a disc. So these are important thoughts, because mathematical treatment जब हम करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, what it means. चलो एनीवे, ये डिस्क, स्फीयर भी हॉलो सॉलिड, सिलेंडर भी हॉलो सॉलिड, कुछ भी हो सकता है. डिस्क, रिंग इज अ सर्कल. यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है, दैट इज अ रिंग. उंगली में डालने वाली रिंग देखो आप, नहीं, तो ऐसे वो रिंग होती है. तो चलो अब पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. तो अगर आप यहाँ पे पेडल्स हैं, यहाँ पे अगर आप पेडल्स को ऐसे घुमाना शुरू कर देते हो तो आपको मालूम है कि ये जो व्हील है ये भी घूमना शुरू कर देगा. इफ आई आस्क यू वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी वेरी इजीली एबल टू टेल कि सर एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, नहीं, ऐसे व्हील के सेंटर में से पास हो रही है. ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है जो व्हील के सेंटर में से पास हो रही है, एंड दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो आप इसको अभी अपने स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने देख रहे हो. ये अगर व्हील का सेंटर है
if this is the center of the wheel, imagine a straight line coming out of your eye and entering the laptop or phone screen, which अपनी आई से लेकर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना दो जो आपके लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन में घुस रही है. So that straight line can be shown like this. It is entering into the plane of the screen which you are looking at. That is the axis of rotation of the wheel. क्योंकि पहिया आगे पीछे तो कहीं जा नहीं रहा. आगे जा रहा है क्या पहिया? स्पेस में. With respect to the earth frame, the center C of the wheel, the center C does not displace. The center C does not undergo a displacement with respect to earth frame. अगर आप अभी तक हमने पार्टिकल काइनेमेटिक्स पढ़ी है. पार्टिकल काइनेमेटिक्स में हर चीज को हम पॉइंट बना देते हैं. अगर आप व्हील को एक पॉइंट बना दोगे तो फिर मूव क्या कर रहा है? Why we are talking about the wheel? Because if you look at the 6th question, it talks about the wheel. And अगर आपके पास क्वेश्चन है अभी तो आप पढ़ो उसको. They have talked about the angular velocity of the wheel. Angular velocity of the wheel. We want to understand कि ये angular velocity of the wheel क्या चीज होती है. आप लोगों को लगता है आपको मालूम है, पर मुझे सस्पिशन है कि आप लोगों को नहीं मालूम. ठीक है, मुझे बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मुझे मालूम है. And I want to convey the same confidence to you also. That is the purpose of today's class. What we mean by the angular velocity of the wheel. The problem confuses even more. अब मैं आपको बोलूंगा ये कंफ्यूजन है तो आप मानोगे नहीं. आप कहोगे नहीं सर ये तो अच्छे से बताया, ये तो बल्कि हमको बताया है ये ऐसे है. उसमें लिखा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील अबाउट इट्स सेंटर, ये लिखा हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, when you are talking about angular velocity of the wheel, it is not necessary to talk about its center. The angular velocity of the wheel is the same whether you are computing it about the center or any other point or any other axis. ये कुछ खतरनाक चीजें लगेंगी आपको इसमें. आपको लगेगा कि हम कहीं का कहीं जा रहे हैं, बट एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आप कहोगे इसमें तो प्रूव ही कुछ और करना है. अगर आपके पास 6 क्वेश्चन है और पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा नहीं सर इसमें तो अलग अलग एक्सिस की बात की है. आप लैंग्वेज को ध्यान से देखो. उसमें एक रिम के ऊपर एक पॉइंट लेना है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट के अराउंड फाइंड करनी है. बट नॉट व्हेन द टायर इज हैंगिंग इन द ग्राउंड. व्हेन द व्हील इज एक्चुअली मूविंग ऑन द रोड, it is rolling. Now every motion cannot be called as rolling. We will just understand what rolling means in more details later on. बाद में देखेंगे उसके बारे में. ये बेटा आपके पास एक व्हील है और ये व्हील अभी हैंग करे. इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं बी पॉइंट. लेट्स कॉल दीज पॉइंट्स एज ए एंड बी, top of the wheel. So what happens when you start घुमाएंगे the wheel? अगर हम पेडल्स पे वर्क करते हैं तो व्हील घूमना शुरू कर देगा. Actually it is a kind of a motion which we call as rotational motion. We can't treat the wheel as a point here because then there is no motion in the wheel. Rotational motion is the motion in which the body has to be considered. पूरी बॉडी को लेना पड़ता है. ठीक है, रोटेशनल मोशन में हमें पूरी बॉडी को लेना पड़ता है. और रोटेशनल मोशन में, ठीक है, रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी. अब जैसे आप अपने सीलिंग फैन को इमेजिन कर लो. एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील मींस, अदरवाइज वी कांट गेट अहेड इन दिस प्रॉब्लम जो आपने पूछी है. इट इज अ नाइस थिंग that you got stuck here, and you will realize that you got stuck here because you don't actually understand what angular velocity of the wheel means. That is the reason, otherwise you would have solved it. Ceiling fan सबने देखा बेटा? Ceiling fan ये रॉड है. ठीक है, अब सीलिंग फैन की डिस्क के ऊपर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं. कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है, P या Q?
Q is nearer to the axis of rotation, जो मैंने पॉइंट्स लिए उसके अकॉर्डिंग। ये ब्लेड पे पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं है अपने को, वी डोंट रीड द ब्लेड पॉइंट, वी कैन टॉक ओनली अबाउट द डिस्क। इफ यू वांट यू कैन फॉरगेट द ब्लेड्स ऑल टुगेदर, ठीक है। तो व्हेन द फैन इज मूविंग, इज इट मूविंग? इट इज नॉट गोइंग इन स्पेस फ्रॉम हेयर टू देयर। तो आपको लगेगा कि रोटेशनल मोशन में बॉडी स्पेस में इधर से उधर नहीं जाती होगी, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जा भी सकती है। ओवरऑल कहीं नहीं जाती, पर थोड़ा बहुत जा सकती है, मैं बताऊंगा कैसे। तो अब ये P और Q पॉइंट्स, when this disc spins, when the disc of the fan spins, yeah, it moves, okay, then what happens? Let us drop a perpendicular from P onto this blue axis of rotation. Let us say this distance is R1. P का distance axis of rotation से, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी स्ट्रेट लाइन से कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डाल के ना। तो R1 is the distance of the point P from the axis of rotation. So when the wheel turns or spins, what happens to, let's call this point as O. What happens to OP? OP also turns and P comes to this point, and OP has, let's say, turned through the angle d theta. हम मान लेते हैं कि OP d theta एंगल से टर्न कर गया dt टाइम में। तो हम OP की या P की एंगुलर वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। P की एंगुलर वेलोसिटी आएगी एंगल टर्न डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ये तो P की एंगुलर वेलोसिटी है। अगर हम ये मान लेते हैं कि डिस्क रिजिड है, रिजिड, तो दैट मीन्स अगर मैं OQ को लेता हूं, नहीं, OQ की लेंथ को R2 ले लो, आपको क्या लगता है कि सेम टाइम इंटरवल में OQ कितने एंगल से टर्न कर गया होगा? अगर ये डिस्क रिजिड है, रिजिड डिस्क का मतलब है the shape of the disc cannot be distorted, it cannot be twisted, it cannot increase or decrease in length. Somehow it is a very strong disc, and the distance between any 2 points of the disc does not change as the disc moves or when forces act on it. तो OP कितने एंगल से टर्न कर जाएगा? अब क्योंकि आपको डिस्क की शेप को बचाना है, प्रिजर्व करना है, OQ will also turn through the same angle in the same time or not? तो OQ की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम आ जाएगी, ठीक है, OQ की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम आ जाएगी। तो अब ये तो हमने सर्कुलर मोशन में भी किया था, नहीं, कि कोई भी पॉइंट जब सर्कल में मूव करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो ऐसी आती है d थीटा बाई dt। तो बेसिकली क्या आपको ये नहीं लगता कि इस डिस्क के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही आएगी? एंगुलर वेलोसिटी किसी भी टाइम t के ऊपर सेम ही आएगी, क्योंकि अगर दो पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी अलग हो गई फिर तो डिस्क डिस्टॉर्ट हो जाएगी और वो रिजिड नहीं रहेगी। सो फ्रॉम द रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मींस कंडीशन on the disc, it is an easy conclusion that the angle turned by any of these lines, OP, OQ and any other such line, will be the same. So every point of the disc is characterized by the same angular velocity at any moment of time. अगर P की वेलोसिटी चेंज करती है तो Q की भी वैसे ही चेंज करेगी इन द सेम वे, अदरवाइज डिस्क वोंट रिमेन रिजिड। ये तो इजी हो गया। तो इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वही होनी चाहिए, इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी भी वही होनी चाहिए, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है उसको पहले समझना पड़ेगा। और रोटेशनल मोशन मैंने आपको बता दिया, अब आपको भी नहीं बताया तो आप सुनो। A body is said to be undergoing rotational motion if every point of the body is moving in a circular path. If every point of the body is moving in a circular path, then the body, मतलब किसी, then the body is said to be undergoing a circular motion. तो ये डिस्क का हर पॉइंट सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो ये रोटेशन मोशन हो गया। देखो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के अंदर से ही पास करे। आपने वो झूला देखा मैरी गो राउंड वाला, जिसमें घोड़े होते हैं और कार लगी होती है ऐसे, है ना, वो मेलों में होता है ऐसे। अब ये रोप नहीं है, सपोज दिस इज अ रिजिड आयरन स्ट्रक्चर, लेट्स से
metal का structure, and the seats in which the kids will sit, some घोड़ा or some car or whatever you want to have. नहीं, मैरी गो राउंड तो देखा होगा आप लोगों ने, ये कार है. which will you choose, horse or the car? So then ये ऐसे मैरी गो राउंड तो सबने देखा है. Why we are talking about the merry go round? Because when this merry go round moves, जब झूला काम करता है तो क्या होता है? Each of these items, it undergoes a circular motion. It undergoes a circular motion. ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस कार के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स ले लूं, क्या ये अलग अलग पॉइंट सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास अराउंड? All the points of this car, they are doing circular motion. Infinite points are there. Each of them is moving in a different circle around this axis of rotation. The axis of rotation is over here now. So this is also rotational motion. When the axis of rotation lies outside the body, when the axis of rotation passes through the body. Or imagine कर लो आप, imagine a frictionless table. And imagine, like my friend brought me from Vaishno Devi, that ring out of wood. उस पर नाम भी लिखा होता है, for my best friend रविंदर. देखा आपने ये वाला रिंग? इस शेप का एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्क की हाइट 0 होती है, इसकी जो थिकनेस है, it is also supposed in all calculations to be 0. So this is called as a small structure with 0 thickness. इसको लैमिना बोलते हैं फिजिक्स में. बट ये किसी आर्बिट्री शेप में नहीं, इट इज नॉट सर्कुलर और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ठीक है. नाउ इमेजिन दैट यहाँ पे कहीं ये हिंज्ड है, कोई कील लगा हुआ है ऐसे कुछ, सो दैट यहाँ से ये हिल नहीं सकता, ना ये पीछे जा सकता है ना ये आगे आ सकता है, बस ये एक ही तरीके से, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बॉडी, एंड ये फ्रिक्शनलेस टेबल है. नाउ इमेजिन हम इसको मूव कराते हैं. मूव कराने की वजह से कैसा मोशन आ सकता है इसमें? तो आपको मालूम ही है इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये आ जाएगी नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो मूव कर नहीं सकता है. सो व्हेन दिस बॉडी, द ओनली वे दिस बॉडी कैन मूव, इट विल नॉट मूव अराउंड इन स्पेस. अब देखो ये तो स्पेस में मूव कर रही है, पर ऑन दी होल कहीं नहीं जा रही. थोड़ी देर बाद फिर वहीं आ जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर वहीं आ जाएगी. तो ऑन एन एवरेज तो ये कहीं जा नहीं रही है. ऐसे ये भी ऑन एन एवरेज कहीं नहीं जा रही है, वहीं है. थोड़ी देर बाद ये फिर घूम जाएगा. तो इसमें suppose we start moving it, the only motion which is possible for this body is when every point of this body moves in a circular path. Every point of this body moves in a circular path. Body का हर point circular path में move करता है, तो इस motion को हम rotational motion बोलते हैं. And we can talk about the angular velocity of the body in this case. Now let us move to the rolling motion of the wheel. इसमें तो बहुत इजी है, नहीं इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि हर एक की एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट, एवरी पॉइंट विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, and that angular velocity is the angular velocity of the body. Now when you talk about the rolling wheel, the motion of the rolling wheel is a different motion in which cannot be called as a rotational motion. समझ रहे हो आप? It is not a rotational motion. How is it a rotational motion? Motion of a rolling wheel. It is some other kind of motion. ठीक है. क्या every point circular motion कर रहा है इसमें? मैंने आपको पहले भी बताया था. व्हील के, सपोज अभी मैं इसको एक डिस्क की फॉर्म में मान लेता हूँ व्हील को. सपोज इट इज अ डिस्क, नो स्पोक्स, नॉट अ रिंग, not a sphere, not a cylinder. Only these circular bodies they can roll. नहीं, circular bodies can roll, right or wrong? Other bodies will not roll.
ठीक है, ये वर्टिकल डायमीटर बना दिया मैंने, और सपोज ये वाला पॉइंट का नाम ए रख देता हूँ, सेंटर का नाम मैं सी रख देता हूँ, और द पॉइंट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड को बी बोल सकते हैं। रोलिंग मोशन के अंदर एक फंडामेंटल चीज तो बहुत इजी है, जो आपने छोटी क्लास से सीखी हुई है। देखो, अब आप एक बार पढ़ना, बाकी हम इस रोलिंग मोशन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे और भी अच्छे से, अभी थोड़े से काम चल जाएगा। Rolling motion, first of all, is not rotational motion. It is some other kind of a motion. Because rolling motion में अगर आप एक पॉइंट को पकड़ लेते हो, मान लो आपने इसको पकड़ लिया, आपको क्या लग रहा है, ये क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी पॉइंट के अराउंड या किसी एक्सिस के अराउंड? देखना, जब व्हील मूव करेगा तो ये ऐसा पाथ में आता है, ए का मोशन ऐसा आता है, ऐसा। अगर आप अंधेरे में इसको देख रहे हो, तो अगर आप ए के ऊपर सपोज एक एलईडी लगा हुआ है, तो आपको इस तरीके का मोशन दिखेगा। और ये सर्कल नहीं है, दिस नॉट सर्कल, दिस इज नॉट पैराबोला, this path is called as a, the path followed by a is called as a, not only a but same with b also, b भी यहां से ऐसे ही आएगा, ऐसे ये b का पाथ आ जाएगा, शेप सेम है। व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड एज? दिस शेप आप कहोगे सर आपने तो पहले बताई नहीं थी ये शेप, इस शेप को हम साइक्लॉइड बोलते हैं मैथ्स में। द शेप ऑफ दिस कर्व, any point on the rim of the wheel, but that shape is cycloid only when wheel is rolling यूनिफॉर्मली। रोलिंग का मतलब तो पता चल गया नहीं, कि पहिया थोड़ी देर के बाद यहां आ गया, मान लो ये व्हील यहीं चला गया, ज्यादा आगे नहीं, ठीक है। सपोज दिस व्हील गोज हियर, सपोज द व्हील गोज हियर, व्हाट हैपेंस टू सी? सी को समझना बहुत आसान है, बिकॉज सी यहां से यहां आया, बस सी तो सीधा लाइन में गया, सी हैज ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स ऑल। व्हाट अबाउट बी? जो पॉइंट बी था व्हील के ऊपर, वो यहां कहीं आ गया होगा, समझ रहे हो आप, यहां पे कहीं ऐसे। प्लीज नोटिस, I am automatically going to a situation where I am describing the wheel from the earth frame, है ना। अर्थ के फ्रेम से मैं व्हील को इमेजिन कर रहा हूं कि ए कहां चला गया, ए घूमकर ऐसे कुछ हो गया होगा बेटा, नहीं, ए आगे चला गया होगा और बी आगे चला गया होगा कहीं डायमेट्रिकली ऑपोजिट, क्योंकि इनके बीच में तो वही सेम सिचुएशन रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल डायमीटर था पहले, सो ए विल हैव टर्न थ्रू अ सर्टेन एंगल, बी विल आल्सो हैव टर्न थ्रू अ सर्टेन एंगल। चलो एनीवे, तो ये आपके पास भी है, तो इसमें इसको हम रोलिंग बोलते हैं। थोड़ी और देर पास करेगी तो व्हील यहां आ जाएगा आगे, ये न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन ऑफ द व्हील। चलो एनीवे, इफ आई आस्क यू, सपोज मैं आपको कहता हूं कि बेटा आप मुझे बताओ कि ए पॉइंट अगर यहां आ गया और बी पॉइंट बिल्कुल यहां चला गया, तो व्हील के सेंटर ने कितनी लेंथ कवर कर दी होगी अर्थ के फ्रेम से? What is the displacement of the center of the wheel as seen by the earth observer? कितनी आ गई हो, कुछ आइडिया? हाँ, तो ये जरूरी नहीं है। रोलिंग मोशन में क्या होता है, रोलिंग मोशन तो मतलब व्हील का सेंटर आगे जा रहा है, जैसे यहां गया ना, यहां से यहां चला गया सेंटर, यहां से यहां चला गया था। लेकिन यूनिफॉर्म रोलिंग में क्या होता है? यूनिफॉर्म रोलिंग इज अ मैथमेटिकल कंडीशन in which when A comes from ऊपर to यहां पर, then C travels pi r distance. Now it is possible that C could have traveled SCE,
C could have traveled more distance than pi r and C could have traveled less distance than pi r. मतलब A जब ऊपर से यहाँ आ गया नीचे, ऐसा हो सकता था कि C ने पाई आर डिस्टेंस ना ट्रेवल किया, पाई आर से ज्यादा दूर चला गया हो, C आगे भी जा सकता है। अगर ये व्हील स्लाइड कर रहा है, खिसकता जा रहा है और घूम भी रहा है, नहीं, फिर तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। और अगर ये जैसे आप सैंड पिट में कार को स्टार्ट कर दोगे और रेस दे दोगे तो क्या होगा, कार अपनी जगह पे चक्कर काटती है, आगे कम जाती है, तो उसको स्लिपिंग बोलते हैं। तो उस केस में सेंटर कम डिस्टेंस भी आगे ट्रेवल कर सकता है। यूनिफॉर्म रोलिंग इज सेट टू टेक प्लेस व्हेन ए कम्स फ्रॉम हियर टू हियर, देन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रोलिंग। उसमें ये डिस्प्लेसमेंट और एग्जैक्टली जब ए इतना, तो आप देखना ए ने कितनी लेंथ कवर किया ऐसे घूमकर। ओके, अगर आप अर्थ फ्रेम से ए की लेंथ निकालना चाहोगे तो मुश्किल आंसर आएगा। ये देखना ए, ये लेंथ ए ने ए की, ये ए, अगर आप यहां से ए की ट्रेजेक्टरी को देखोगे तो ये ऐसी रेड ट्रेजेक्टरी आएगी। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए कैलकुलस में एक अलग टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। वी कैन कंप्यूट द लेंथ वेरी इजीली, मैंने करवाई भी ऐसे प्रॉब्लम बच्चों को। यूनिफॉर्म रोलिंग का मतलब समझ में आ गया आपको? स्लिपिंग नहीं हो रही है, व्हील अपनी जगह पे घूम नहीं रहा, और ना ही ऐसा हो रहा है कि वो खिसक रहा है आगे, स्लाइडिंग भी नहीं हो रही है। यूनिफॉर्मली रोलिंग मींस ए जब यहां से यहाँ आया तो सेंटर ने पाई आर डिस्टेंस कवर किया और वेलोसिटीज चेंज नहीं हो रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास, सॉरी, द पॉइंट सी सेंटर, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑब्जर्वर इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। ये रोलिंग है, यूनिफॉर्म रोलिंग, जो क्वेश्चन में बात की है यूनिफॉर्म रोलिंग की। इज नॉट रोटेशनल मोशन, वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाई इट इज नॉट रोटेशनल मोशन। क्या आर्गुमेंट है इसका रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट? Why we should not call it as rotational motion of the wheel? Because no one wants to comment. Because why this is not rotational motion? The rolling of the wheel is not rotational motion because कोई नहीं बोलना, not every point is executing circular motion. Because every point of the body is not undergoing circular motion about a certain axis of rotation, either inside the body or outside it. कितने तो सिंपल आइडियाज हैं, कुछ भी नहीं है। अब आप देखो, सपोज an observer stands at the center of this disk. What will this observer see? Now according to this, जो ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ द डिस्क के ऊपर खड़ा है, ठीक है, उसके लिए ए पॉइंट का मोशन कैसा आएगा? इस ऑब्जर्वर को ए का क्या मोशन दिखेगा? इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग तो सेंटर आगे जा ही नहीं रहा है, देयर इज नो सच डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओनली व्हाट इज हैपनिंग इज द ए पॉइंट इज गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ए इज गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ and B is also going in a circular path. Not only A and B, but any point of the body, let's say P, वो सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद अ, और यूनिफॉर्म के केस में ओमेगा कांस्टेंट रहती है। ए की एंगुलर वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ए की एंगुलर वेलोसिटी और बी की एंगुलर वेलोसिटी सेम आएंगी, रिजिड बॉडी है, और पी की भी एंगुलर वेलोसिटी वही आएगी, और वो एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा आएगी, लेट्स से ओमेगा नहीं। सपोज इस ब्लू ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ए की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, बी की एंगुलर वेलोसिटी और पी की, देखो यूनिफॉर्म का मतलब ओमेगा चेंज तो हो नहीं रहा, ए की एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि ए व्हील स्पीड इंक्रीज 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 करता जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, सेम रेट पे, ठीक है। बी भी, और जो बी की एंगुलर वेलोसिटी आएगी वही ए की आएगी, वही पी की आएगी, दैट इज यूनिफॉर्म रोलिंग, और दैट इज अब इस ना, वो तो रोलिंग तो किसके हिसाब से बोल रहे, अभी हमने ये कंक्लूड किया कि ओमेगा विल बी सेम फॉर ए, पी एंड बी, ठीक है। नाउ इज दिस द ओमेगा ऑफ द बॉडी? तो ओमेगा तो हम रोटेशनल मोशन में बोलते हैं ना,
तो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये जब रोटेशनल मोशन नहीं है तो क्या इसमें बॉडी की ओमेगा हो सकती है? कैन दी बॉडी हैव एन ओमेगा? और शुड वी टॉक अबाउट इट्स ओमेगा? ठीक है, यहाँ हमें बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी चाहिए जैसा कि 6th क्वेश्चन में बात हुई है। तो हम सिंपल एक चीज लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी। 2 डायमेंशनल तो मैं वेक्टर लगा देता हूँ। इज वेलोसिटी ऑफ, ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एनी आर्बिट्री पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? मतलब इसके हिसाब से वेलोसिटी कितनी आएगी पी की? ऐसे लिख दें ये, ठीक है। अब आप मुझे बताना इस वाले ऑब्जर्वर के लिए जो सेंटर पर खड़ा है, ठीक है, पी की वेलोसिटी यानी कि ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? आप सेंटर को पी से ज्वाइन कर दो और इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि इसके ख्याल से पहिया आगे कहीं नहीं जा रहा। एवरी पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द व्हील, it is executing a circular motion as far as this observer is concerned. Every point on the rim of the wheel is undergoing circular motion. तो कोई बताएगा ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ p with respect to c कितनी आएगी? If the radius of this wheel is capital R, what is VPC? ओमेगा into capital R नहीं आनी चाहिए, है ना? और what is the velocity of B with respect to C? वो इस तरफ आ जाएगी, वो भी ओमेगा R। What is the angular velocity of A with respect to capital C? वो इस तरफ आनी चाहिए, वो भी ओमेगा R। तो ये वाले ऑब्जर्वर के लिए एवरी पॉइंट ऑन द रिम, पर रिम की क्या, आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, Z पॉइंट, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है इस ब्लू वाले ऑब्जर्वर के लिए, उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू Z का R, नहीं Z का R। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ Z का R का मतलब क्या है। Z इज अ पार्टिकल। इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था ना बेटा, P और Q की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम थी, लेकिन दोनों का डिस्टेंस अलग था। अब दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ P एज सीन? अगर हम एक्सिस पे खड़े हैं, या इसमें तो अर्थ फ्रेम और एक्सिस एक ही बात है, क्योंकि एक्सिस इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ फ्रेम। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, सपोज v1 इज द वेलोसिटी ऑफ P एज सीन फ्रॉम अर्थ फ्रेम, तो वो ओमेगा इंटू R1 आएगी। और v2 कितनी आएगी? ओमेगा इंटू R2। और इनकी डायरेक्शंस भी लिखना इजी है, क्योंकि इसमें तो एक्सिस फिक्स्ड है ना, एक्सिस इज फिक्स्ड। तो अर्थ फ्रेम यहाँ एक्सिस पर खड़े हो जाओ, सेंटर पर ऑब्जर्वर को खड़ा कर दो या अर्थ पे खड़ा कर दो। ये तो समझ में आएगा, ओमेगा दोनों का सेम है, v1 v2 अलग अलग है, सबको समझ में आया? तो v1 एंड v2 आर लीनियर वेलोसिटीज ऑफ p एंड q विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। एंड omega is the angular velocity of both of them which is the same. Similarly यहाँ पर भी, इसमें भी यही चीज है। इस यहाँ पे अगर एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B, A और B की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन ओमेगा इंटू आर ए इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ले लो, या विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑब्जर्वर को एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर चेयर पे बिठा दो, तो डायरेक्शन आपको पता ही है, ठीक है ना? ए की डायरेक्शन टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, सर्कल के टेंजेंशियल, इजी है। जो पॉइंट बॉडी का एक्सिस के साथ टच कर रहा है, वहां पे तो लीनियर वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगी, इस पॉइंट का रेडियस जीरो बन जाएगा, है ना? यही बता रहा हूँ। चलो एनीवे, तो ये Z पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। आगे होगा समझ में, Z का डिस्टेंस सेंटर से कितना आएगा। बाकी तो इजी है, यूनिफॉर्म का मतलब ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, स्पीड अप या स्लो डाउन नहीं कर रहा। चलो ये तो हमने फिक्स कर लिया, लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस डिस्क, P Q A B Z, सबकी ओमेगा सेम है, रिजिड बॉडी है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ and this omega which is seen by this blue observer? तो आप देखना, इस ब्लू ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ए जब यहां से यहां आ गया है, तो उसने कितना एंगल टर्न कर लिया इस ब्लू वाले ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग? उसने
पाई एंगल टर्न कर लिया, नहीं, ए जब ऊपर से नीचे आ गया, देखो इस ब्लू ऑब्जर्वर के केस में यहाँ कुछ नहीं जा रहा है आगे, वहीं पे सब चीज घूम रही है। पाई एंगल कितनी देर में टर्न करेगा, सपोज डेल्टा टी टाइम में, नहीं, तो टाइम टेकन टू टर्न थ्रू द एंगल पाई कितना आ जाएगा, एज सीन बाय दिस टाइम टेकन टू टर्न इतना आ जाएगा। और इतने ही टाइम में सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, इतने टाइम में सेंटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, नहीं, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग the displacement of the center with respect to earth during the same time interval will be this much। अभी हम पहले देख चुके हैं कि प्योर रोलिंग में SCE कितना आएगा, वो आएगा पाई आर, क्योंकि ये हाफ द सर्कमफ्रेंस की लेंथ है, ठीक है। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस बेसिकली मीन्स दैट v, the velocity of the center of mass with respect to earth, this v, डेल्टा टी को हम नीचे ले जाए यहाँ पर, पाई के नीचे डेल्टा टी आया तो क्या बना, पाई के नीचे डेल्टा टी आया तो ओमेगा बना, इज ओमेगा इंटू आर। अब इसमें इसको हम कैपिटल आर ले लें क्या, कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ द व्हील, कैपिटल आर ले, ठीक है, पता चल गया क्यों लिया कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंटर इज दैट मच, कैपिटल आर। तो आपके पास ये कैपिटल आर, आपके पास ये डेल्टा टी को हमने पाई के नीचे रख दिया, तो डेल्टा टी को पाई के नीचे रखने से ओमेगा मिलता है, ओमेगा इंटू, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। प्योर रोलिंग मींस दिस, इसमें व्हाट इज v, velocity of the center of mass with respect to earth, what is omega, omega here stands for, if you go and stand at the center of the disk, then with what angular velocity you see each point of the wheel moving around that axis of rotation, समझा, each point of the wheel कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ नजर आएगा इस ब्लू वाले ऑब्जर्वर। तो क्या यही ओमेगा बॉडी की व्हील की एंगुलर वेलोसिटी होती है, इज दिस ओमेगा आल्सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, बट व्हील इज नॉट डूइंग रोटेशनल मोशन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, राइट, how do we understand the angular velocity of the wheel in this case, it is not doing rotational motion, that is the crucial thing, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो तभी बात करेंगे ना व्हील की, जब यही तो प्रॉब्लम थी, मैं आपको कह रहा था ना कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो, प्रॉब्लम ये है कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील का मीनिंग क्या होगा, राइट और रॉन्ग। नाउ आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू that what we mean by angular velocity of the wheel, that has to be clear in our mind, so let us try to get at that question now, कि जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी का मतलब क्या होता है। ये प्योर रोटेशन में तो इजी है, रोटेशनल मोशन में तो इजी है, एवरी पॉइंट इज गोइंग इन द सर्कल, every point has the same angular velocity, that is the angular velocity of the body, but this is not a rotational motion of the wheel, actually this is a kind of motion जिसको हम बोलते हैं plane motion। आप बोगे तो ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में और भी डिस्कशन करेंगे सीबीएसई क्लास में भी या मेंस नीट की क्लास में, लेकिन अभी एक चीज समझना जरूरी है, देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और डिफिकल्ट भी लगेगा, दोनों चीजें हैं, तो ध्यान से समझना आप। Sometimes we have a complex motion like the wheel is doing in this case, it is not a simple rotation, not a simple rotation, लेकिन कई बार complex motion में भी at times even when we are doing complex motions or studying complex motions, उसमें भी at any moment या instant of time, किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर we can imagine the body to be doing a rotational motion about some axis, but this axis is not constant in time sometimes,
पंखे को देखो, उसकी तो एक्सिस एक ही है, एक्सिस इज कांस्टेंट इन टाइम, द एक्सिस इज नॉट शिफ्टिंग। आपके घर के पंखे की एक्सिस शिफ्ट कर रही है क्या? अगर शिफ्ट करती तो वो भी रोटेशन मोशन नहीं होता। मान लो पंखे की एक्सिस थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, विजिटिंग वर्ल्ड वाला पंखा बन जाता। आई वाज रीडिंग हैरी पॉटर, फैन की एक्सिस ही शिफ्ट कर रही है, जिसको हवा चाहिए उसके ऊपर पंखा चला गया। वी कैन इमेजिन टू बी डूइंग रोटेशन, थोड़ा सा हार्ड आइडिया है। देयर आर कॉम्प्लेक्स मोशंस, तो लेट अस सी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बार बॉडीज के कॉम्प्लेक्स मोशन में किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम ये मान सकते हैं, या हम ये कोई कल्पना कर सकते हैं, या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि बॉडी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रोटेशनल मोशन कर रही है अबाउट एन एक्सिस। तो ऐसा कैसे होता है? देखो, पहले हम इजी केस लेते हैं, स्पिनिंग डिस्क ऑफ अ फैन। ये वही फैन की डिस्क है जो आपके घर में सीलिंग फैन लगा है। देखना बेटा, मान लो मैं आपको कहता हूं कि इसकी देखो, जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से जाए, जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में से जाए, जैसे फैन में। अब यहाँ तो बीचों बीच नहीं जा रही, देखो इसमें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ बना दी मैंने कि ये बॉडी ऐसे घूमती है। नहीं, थोड़ी देर के बाद यही ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी सी इस तरीके की सिचुएशन में आ जाएगा। अगर आप ये घूम रहा है इस सेंस में, अगर ये घूम रहा है तो ये यही वाला जो आपका रिंग का फ्लैट डिस्क थी, ये है ना, ये इसी को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आ जाएगी, ऐसे ये आ जाएगी डिस्क, घूम रही है ना। तो ये कोई बिल्कुल सेंटर में से पास हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा कोई रूल नहीं है। पर चलो मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q, और मैं आपको कहता हूँ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो आप बड़े इजीली मुझे ये बता सकते हो कि सर कोई नहीं, अगर P की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस डायरेक्शन में है और Q की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस डायरेक्शन में है, तो आप मुझे कहोगे कि हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन में हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस वेलोसिटी को बना देते हैं। बना दें इस वेलोसिटी को एक परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे ना बनाओ, इनिशियल पॉइंट से पास होते हुए बना दो। ये आपने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी, और एक परपेंडिकुलर लाइन इस वेलोसिटी को भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, जो आपका नॉर्मल रेगुलर फैन है जो घर में लगा होता है, उसमें जहां पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में मिल रही है, ये 90 नहीं है, जहां पे ये लाइन मिल रही है कोई भी एंगल है, उसी पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है कि नहीं? कोई भी बॉडी के ऊपर दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज ले लो, बॉडी के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लिए पी क्यू, उनकी वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ कर दो, वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर्स बना दो, बना दिए। जहां पे परपेंडिकुलर्स मिलते हैं, दैट पॉइंट कैन बिकम द सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन मींस कि यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से पास कर रही है, तो बॉडी के किस पॉइंट से पास कर रही है, और ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगी, डॉटेड वाली। नहीं, सो दिस सजेस्ट अस अ ट्रिक। व्हाट इज द ट्रिक? दोबारा हम व्हील पे जाएंगे। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूं उनके ना थरो प्रूफ्स भी हैं, लेकिन थरो प्रूफ्स आर टू डैम हार्ड फॉर अस टू स्टडी हियर एंड दे विल नॉट बी हेल्पफुल टू यू। ये वही व्हील है, this is the wheel which we are talking about, and let's say this is the point A of the wheel, point A of the wheel, this is the point B of the wheel, this is the center of the wheel, obviously it lies on this diameter, and this is some other point, let's say D। P को हम एक arbitrary point लेंगे। Let us ask what we mean by VDE. What is the velocity of D with respect to Earth? D point horizontal radius के ऊपर है,
इतना धीरे मैंने इसको कभी नहीं पढ़ाया, बट चलो इट इज फन. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ई? बताएंगे बेटा? velocity of d with respect to e is velocity of d with respect to c plus velocity of c with respect to e. velocity of c with respect to e तो हमें मालूम है, नहीं? It is small v like this. Constant यूनिफॉर्म रोलिंग का केस ले लेते हैं. ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ परिवर्तन नहीं होगा इसकी वेलोसिटी में, इसलिए ओमेगा में भी परिवर्तन नहीं होगा. जो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा था और उसको इन सब की ओमेगा नजर आ रही थी, है ना, वो भी कांस्टेंट रहेगी. यूनिफॉर्म का मतलब यही है, थिंग्स डोंट चेंज विद टाइम, राइट? इजी केस ले लेते हैं. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ई? इसमें मतलब इसमें यही है ना, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी. हमें ये ऐड करना है, ये तो डी विद रिस्पेक्ट टू ई है ना. हाँ, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ई तो ये चीज है. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी? ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा कर दो तो डी की वेलोसिटी किस तरफ नजर आएगी? क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए तो डी रोटेशन सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए तो डी सर्कुलर मोशन कर रहा है विद द वेलोसिटी ओमेगा आर. और ये देखो, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये v और ओमेगा आर यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में दोनों इक्वल है. ये हम प्रूव कर चुके हैं. हमेशा दोनों इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, प्योर रोलिंग में होते हैं. इन दोनों को ऐड कर दे. हाँ बताओ. You allow me to, I will add. Then what do you get? We get this. This is the velocity of d with respect to earth. In case of uniform pure rolling, it is easy to see that this angle and this angle will be 45 degrees each. It will be 45 degrees each. ये ब्लू वाली वेक्टर देख ली बेटा आपने? ठीक है. What about the same analysis for A? A की velocity with respect to earth, A की velocity with respect to center plus velocity of center with respect to earth. velocity of center with respect to earth को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, v. What is velocity of A with respect to center? इस ऑब्जर्वर के हिसाब से A की velocity ओमेगा r in this direction. और इनको सेम लेंथ का ड्रॉ कर दो. एक्चुअली इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, मैंने ड्राइंग में गड़बड़ की है. और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, वो भी ड्राइंग में गड़बड़ की है. और इन दोनों की लेंथ भी आपस में सेम होनी चाहिए. आप अच्छी ड्राइंग कर देना, आप स्मार्ट. ये ओमेगा आर, ये दोनों टुवर्ड्स राइट, नहीं? तो व्हाट इज द ओवरऑल? इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो जैसे इन दोनों को किया था, तभी तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मिलेगा. ये अर्थ ऑब्जर्वर है. हाँ जी सर. ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ जाएगी इस डायरेक्शन में. ये लो, ये. अब क्या करना है? लेट अस ट्राई टू सी इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है स्पेस में कहीं भी कि जिस टाइम पर व्हील यहां पर है उस टाइम पर व्हील के हर पॉइंट को ये माना जा सकता है कि वो इस पॉइंट के हिसाब से सर्कुलर मोशन कर रहा है. फिर से रिपीट कर रहा हूं आपकी बार अंग्रेजी में, तीसरी भाषा कोई नहीं आएगी. Is it possible to have a point in the space such that every point of the disk of the wheel can be assumed to be moving with a velocity, or every point of the wheel can be assumed to be moving in a circular path with respect to that point? Once again, I will repeat in English. Is it possible to find any point in space such that every point of this wheel or this disk can be assumed to be moving in a circular path at that time? If it is possible to have that situation, then it is very easy for us to deal with certain things, because physics does not care कि इस wheel की shape क्या है. क्या ये ऐसी body है
ठीक है, कैसी बॉडी है, वे फिजिक्स डज नॉट केयर। ठीक है, फिजिक्स ओनली केयर्स फॉर कि क्या एक क्षण के ऊपर, एक मोमेंट के ऊपर हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू में। तो मैंने आपको अभी अभी एक ट्रिक बताई थी ऊपर, इफ वी अप्लाई दैट ट्रिक हियर देन लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपन। व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इस वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर बनाना है, एक लाइन परपेंडिकुलर बना लो, बना ली, और इस वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर बनाओ। ठीक है, जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं that point becomes the center of rotation, because अगर हम व्हील पे कहीं पे भी और कोई पॉइंट लें और उसकी वेलोसिटी लें, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, और इसके साथ परपेंडिकुलर बनाएं इस वेलोसिटी के साथ, वो भी उसी पॉइंट पे मीट करेगा। आप कहते हो इसका प्रूफ क्या है, बना देंगे प्रूफ भी। पहले इनके परपेंडिकुलर देखते हैं कहाँ मीट करते हैं, कोई भी तीसरे पॉइंट का परपेंडिकुलर भी वहीं मीट करेगा। इन वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर्स, इसकी तो लाइन बना दी मैंने परपेंडिकुलर लाइन, नहीं याद है आपको, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसा ही कुछ किया था। हमने जब पूछा था कि प्रोजेक्टाइल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस दैट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था, लेकिन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम दिस पॉइंट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, किस पॉइंट के अराउंड हम मान सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन कर रही है। याद है आपको, ये वैसा ही कुछ है। इस क्षण के ऊपर, इस टाइम टी के ऊपर हम क्या मान सकते हैं कि व्हील का हर, क्या ऐसा है कि व्हील का हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले इन आगे चलने से पहले मैं बी और डी को ज्वाइन कर रहा हूं। ये एंगल कितना आएगा बेटा, 45 आ जाएगा ये एंगल, 45। ये पहले से 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45। समझ में आया? तो मतलब बी डी और ये वाली वेक्टर ये परपेंडिकुलर है, नहीं ये परपेंडिकुलर, कोई गल नहीं। अब आप इस वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो वो कहां से जाएगी, वो बी पॉइंट से जाएगी। वेरी नाइस, it is passing through the point B. Now the job is done. We have located the instantaneous center of rotation. Instantaneous इसलिए बोल रहा हूं कि ये फिक्स नहीं है सेंटर के, t टाइम के ऊपर ये जो पॉइंट है B, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील, द पॉइंट ऑफ द व्हील टचिंग द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड के ऊपर पॉइंट ले लें B डैश, या रिम के ऊपर ही पॉइंट ले लें B, वो एक ही बात है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हिसाब से, या विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ द व्हील इज डूइंग सर्कुलर मोशन एट दिस टाइम। व्हाट इट बेसिकली मींस इज कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया Z, अगर मैंने B और Z को ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, अगर मैंने B और Z को ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, तो ये निश्चित तौर पे पक्का है कि Z की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस पिंक लाइन के परपेंडिकुलर आएगी। अब आपको ये तो बड़ी हैरान करने देने वाला रिजल्ट है, ठीक है। इट इज पॉसिबल नॉट ओनली इन दिस केस, रोलिंग ऑफ द व्हील, इन all complex motions it is possible to do this. When it is not possible to do this, it means this, the point like B, so B becomes the center of rotation, or B becomes the instantaneous center of rotation. इसका ये अभिप्राय है कि यदि हम एक एक्सिस B के अंदर से इमेजिन करें, B के अंदर से एक एक्सिस पास करा दो ऐसे, ये इट इज इन द प्लेन ऑफ द ग्राउंड, समझ रहे हो, जो ग्राउंड है वो तो ऐसा है, जो ये एक्सिस है B की वो इसमें से पास हो रही है, the straight line passing through B like this, that इस एक्सिस, इस पिंक वाली एक्सिस जो अब B के थ्रू से ही बनी है,
इस एक्सिस के अराउंड हम ये मान सकते हैं कि व्हील रोटेशनल मोशन कर रहा है इस टाइम टी के ऊपर। थोड़ी देर टाइम टी के बाद कुछ और सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन इस टाइम टी पर एवरी पॉइंट ऑफ द व्हील इज गोइंग in a circular path for that moment because velocities of all the points of the wheel। तो अब ओमेगा निकल जाएगी बहुत आसानी से। कैसे? कोई भी पॉइंट ले लो आप, डी ले लो, जेड ले लो, ए ले लो, कोई भी ले लो, और उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो ले लो और डिवाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस सेंटर ए बी। अगर हम डी की वेलोसिटी लेंगे, यहाँ ए की ली थी, तो हम VD को किससे डिवाइड करेंगे? BD से। यही होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन R। सो एट T टाइम D is moving in this circle. At T time A is moving in this circle with respect to B. At T time Z is moving in this circle with respect to B. Every point of the body is going in some circle at T time. अब आप कहोगे फिर तो सर्कल में ही चलनी चाहिए। नहीं करेगी, क्योंकि ये एक्सिस खुद आगे चली जाएगी थोड़ी देर बाद और उस टाइम पे फिर सर्कल कर रहा होगा। तो ये रोटेशनल मोशन नहीं है। अब ये जो है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको VAE डिवाइड बाय AB करना है। तो AB कितना है? 2R। AB is 2R and VAE is VAE, this प्लस दिस, और ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इसको हम 2 ओमेगा R भी कर सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अरे, जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थी वो तो ओमेगा के इक्वल आ गई। मतलब सेंटर के ऊपर खड़े होकर जो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी दिख रही थी उसी के इक्वल आ गई। तो दिस इज अ नाइस केस, बट इफ इट इज सो एवरीवेयर वी कैन नॉट से। अंडरस्टूड? सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड लाइक दिस। ये तो अभी सिर्फ 6th क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पूरी समझ में आई, इसके लिए मैंने डिस्कशन किया है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है। कि कई बार बॉडी का मोशन रोटेशनल होता है, उसमें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बनती है? सिंपली जो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी है वही बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, जैसे यहाँ था, है ना, हर पॉइंट की ओमेगा, बॉडी की ओमेगा। कॉम्प्लेक्स मोशंस में हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मोशंस में हम यहाँ चले जाते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स मोशन में अगर किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम t पर एक ऐसे पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं कि बॉडी का हर पॉइंट उस टाइम पर सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू में, तो देन वी कैन इजीली कंप्यूट ओमेगा ऑफ द बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट यूजिंग दिस टेक्निक। अब ये आपको देखना है, इनफैक्ट जो आपका क्वेश्चन है वो यही है यहाँ पे कि प्रूव दैट ओमेगा ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ओमेगा। अब आप कहोगे वो तो हमने प्रूव कर दिया। नहीं प्रूव किया, क्योंकि हमने एक स्पेशल पॉइंट लिया ए, उसके लिए प्रूव किया। क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया। क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव दिस फॉर एन आर्बिट्री पॉइंट। देखो पढ़ो, प्रूव दिस फॉर एन आर्बिट्री पॉइंट। अगर मैं आपको ये ना भी कराता तो कौन सा आपको पता चलता है ऐसी चीज दुनिया में है? ठीक है, कोई पढ़ा थोड़ी रहा है ये सारी चीजें ऐसे, पर जरूरी है इनको पढ़ना। 11th-12th ग्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। ये आपने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट पी ले लिया। अब उन्होंने कहा है कि आप प्रूव करो कि जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है वो तो हमने चेक कर लिया, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग हो रही है। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि ओमेगा की जो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट, सॉरी पी पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी relative to B point can be found simply like this कि हम velocity of P with respect to Earth को BP से डिवाइड कर दें और angular velocity of the wheel को ले लें। अब angular velocity of the wheel तो हम देख चुके कितनी आएगी, V अपॉन कैपिटल R। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये भी उतनी आएगी। वो तो बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा। नहीं, ये सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन अब शुरू हुआ है जो अब मैं कर रहा हूं।
हार्ड है देखो ये, क्योंकि ना जिन्होंने 2-2 3-3 बार किया उनको ही नहीं समझ में आता, तो फिर सबको एकदम से आ जाए वो निश्चित नहीं है। हाँ जी, व्हाट इज ओमेगा पीई? ये तो आ गई कौन सी वेलोसिटी बताना, ये कौन सी आ गई? वेलोसिटी ऑफ वीसीई। और सीपी के परपेंडिकुलर अगर हम चले जाएं यहां पर, ये कौन सी आ गई? ये तो आ गई वी सी ई, और ये क्या आ गई? वी पी सी। ये भी ओमेगा आर इक्वल टू वी, ये भी वी इक्वल टू ओमेगा आर। समझ आ गया होगा आपको? अब बताओ, ये एंगल तो 90 है नहीं, और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इसको अगर मैं पीछे ले जाऊं तो ये 90 बन जाएगा, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा, ये थीटा बन, ठीक है। ये वाला एंगल तो थीटा आ गया, ये वाला एंगल बीच में तो थीटा, इसको तो मान लिया थीटा, आर्बिट्री पॉइंट पी, ये 90, ये 90 माइनस थीटा यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 90 था, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, क्योंकि ये पूरा तो 180 होना चाहिए। वेरी इजी। अब ये 180 माइनस थीटा, नहीं 180 माइनस थीटा, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? इन दोनों का सम थीटा आना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल भी होंगे, तो ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। वेरी इजी, ऑल दीज कैलकुलेशंस आर वेरी इजी। सीबी एंड सीपी आर बोथ आर, तो बीपी की लेंथ तो आ जाएगी साइन रूल से, बीपी डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये आएगा आर डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा बाई 2। और बीपी कितना आ जाएगा? बीपी आ जाएगा आर साइन थीटा, ये उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बीपी इतना आ जाएगा 2 आर कॉस थीटा बाई 2। ये तो साइन रूल लगाया हमने, ये तो साइन रूल है इस ट्राइंगल में। देखो बीपी डिवाइड बाई दिस साइन ऑफ दिस एंगल, एंड आर रेडियस कैपिटल आर ले लो, डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये तो साइन थीटा बन गया, और साइन थीटा आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आर साइन थीटा बाई 2। ये साइन थीटा बाई 2, ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होकर बीपी कितना आया? 2 आर कॉस थीटा बाई 2। वीपीई निकल जाएगा ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ देम इनटू कॉस ऑफ हाफ द एंगल बीपी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आया? वी अपॉन आर, तो यही ओमेगा, तो यानी कि ये और एंगुलर वेलोसिटी को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन द बॉडी has been proved to be equal to angular velocity of the body about the, देखो एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ, इसमें इन्होंने कहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील अबाउट द सेंटर, है ना। क्वेश्चन में अबाउट लगाने की जरूरत ही नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी एक ही होती है बस, जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ से निकलती है वही एंगुलर वेलोसिटी। उसको अबाउट, वी बॉडीज के लिए अबाउट अबाउट बोलने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स के लिए बोल सकते हैं अबाउट। जैसे पी पॉइंट के लिए आपने बोला अबाउट बी कि निकालो, है ना। अबाउट बी का मतलब तो बेसिकली यही है। अबाउट बी का मतलब क्या है? देखो एक और चीज है ना, बेसिकली अबाउट बी में हमें एक और चीज प्रूव करनी होती है, जो पी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना। हमें ये देखना चाहिए कि बीपी उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है कि नहीं, समझा? क्योंकि पी इज गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ, अब इन अ मींस टेंजेंशियल पाथ, जो जब आप पी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो तो आपको इस वेलोसिटी का बीपी लाइन से परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, पर वो इसमें परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो आप प्रूव करके देख लेना, ठीक है, कर लोगे।
आ जाएगा समझ में? ऐसे बोल रहा हूँ बेटा मैं, आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, इसका इन दोनों का, तो ये रिजल्टेंट आएगा 2v cos थीटा बाई 2। वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट बीपी के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, वो भी प्रूव करना बाकी है क्योंकि ये यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है, इसको भी प्रूव करना चाहिए। तो जब आप बी के परपेंडिकुलर निकालते हो, अब जैसे मैंने आपको कहा कि ओके ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की ये वेलोसिटी है और इस पॉइंट के अराउंड इसका सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो सेंटर के अराउंड ही आएगी ना। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है ये जज करना कि पी, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई, जो इसका मैग्नीट्यूड आया, ये इस बीपी के परपेंडिकुलर है। ये भी मैं प्रूव करूं या ट्राई कर लोगे प्रूव करने का? कर लेना, प्रूव हो जाएगा। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, बहुत ही आसान। आई नो दैट दिस इज अ स्लाइटली हॉरिजॉन्टल मोशन का नहीं डिस्कशन है, ये सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का लेक्चर बन। अगर मैं ये सब नहीं कराता तो हमारे स्टूडेंट्स को ये कई सारे, देखना बेटा अभी एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, हमने सोल्व किया था। ओके, आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज मेनी इयर्स अगो, सिंस दैट टाइम आई हैव लॉस्ट टू मच स्लीप टू रिमेम्बर दैट। देखना बेटा ये ऐसे, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई मस्ट हैव गिवन इन लास्ट क्लास। ये ग्राउंड है बेटा, अर्थ सरफेस। और पैराबोलिक मोशन में क्या होता है आपको मालूम ही है, पैराबोलिक मोशन में इस तरीके की पाथ डिस्क्राइब होता है। A particle is projected with a velocity u at an angle theta with the horizontal. With the velocity u at an angle theta with the horizontal. Angle of projection is theta. Highest position पर velocity बन गई ऐसे u cos theta। अब ये पार्टिकल है, बॉडी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस पार्टिकल के लिए हम क्या मान सकते हैं कि जब ये पार्टिकल इधर है, तो अगर हम ये मान लें कि ये इस टाइम टी के ऊपर एक सर्कल में चल रहा है, इस टाइम टी के ऊपर इंस्टेंटेनियसली इट इज मूविंग इन अ सर्कल, जो अभी हमने बॉडी के लिए किया था। इंस्टेंटली अगर ये पॉइंट इस सर्कल में चल रहा है, तो जिस सर्कल में ये इंस्टेंटली चल रहा है उस सर्कल का रेडियस बताना था। और ये अगर पॉइंट है सी, जो यहाँ पे मैंने लिया, तो देन दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस ब्लैक कर्व एट दिस पॉइंट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, जो ब्लैक कलर की पैराबोला है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा इस पैराबोला का। इनफैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला है बकायदा आपके पास, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, अगर आपके पास ब्लैक कर्व की इक्वेशन है, जो कि हमारे पास है, तो ये 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर यूज नहीं दिया हुआ इसका, 12th की एनसीईआरटी में यूज नहीं दिया हुआ। ये किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए यूज हो सकता है ये फॉर्मूला, ये ठीक है। तो हमें अगर किसी भी पॉइंट पर भूल जाओगे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये ब्लू वाले पॉइंट को हटा दो, सिर्फ कर्व को बना लो ब्लैक, वो भी तो एक कर्व है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना आएगा, इरिस्पेक्टिव के प्रोजेक्टाइल मूव कर रही है कि नहीं, वो इस फॉर्मूले से आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो एनीवे वो आपने करके देखना है अभी कि ये वाले फॉर्मूले से, यहाँ से फिजिक्स के हिसाब से हमने ये कहा था कि अगर वेलोसिटी ऐसे है तो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर लगाओ, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस डॉटेड रेड लाइन पर आना चाहिए, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर आना चाहिए, है ना, एच सी की लेंथ कितनी आनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखने के लिए हम इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको देखते हैं, जो फोर्स लग रही है उसको देखते हैं, फोर्स इस पॉइंट पे कितनी है, mg। फिर इस फोर्स का हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट। जैसे अगर हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, तो हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे,
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो आप फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ले लोगे, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना आएगा, जितना भी आएगा, ये इसकी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। क्यों? तो फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है, ये देखना, आपको इस पे चले जाओ, ये इजी है। फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस केस में तो mg आ रहा है, नहीं, फोर्स इज दिस and perpendicular component of force to velocity, f perpendicular means, this means force का component velocity की डायरेक्शन के साथ perpendicular, वो आ रहा है mg। अब इस f perpendicular को mv square अपॉन रो ले लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, सिंपल रो, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा आपका, अगर हम mv स्क्वायर बाई f परपेंडिकुलर कर दें। अब f परपेंडिकुलर यहाँ पर है mg खुद, तो ये कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर बाई g, ये इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। अजीब सी ट्रिक है थोड़ी सी। क्या करना है, वेलोसिटी लो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जो फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है उसको ड्रॉ करो, ये बना दी। फिर इस फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में आता है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है उसको mv स्क्वायर बाई r के इक्वल कर दो, जो r आएगा वो उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर आपको ये तकनीक समझ में आई तो अच्छी बात है, फिर आप ये करो, ये भी अच्छे वर्मा क्वेश्चन है, तो आसान आसान से क्वेश्चन है। 2 मिनट के लिए सोचो, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे, जरूरी है इसको डिस्कस करना, कल के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। ये ऐसे बेटा, ये ऐसे है, और अगर आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा बाई 2 है। वैसे इतनी ऊपर नहीं होगा, लेकिन मान लो थीटा बाई 2 है। थीटा यहाँ पे था, ये एंगल थीटा था, यू थीटा। यहाँ वेलोसिटी कुछ और हो, नहीं, वेलोसिटी विल बी समथिंग एल्स। टेक्निक सेम है, mg ड्रॉ कर दो, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। इस फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी की, ये रेड वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला एंगल मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज पैरेलल टू ग्राउंड, तो ये भी थीटा बाई 2 आ गया। तो mg का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आया, mg साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बाई 2, ये जिसको हम mg है ना, यही आया ना, 90 माइनस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, तो आपके पास आया 90 प्लस थीटा बाई 2, है ना। एफ परपेंडिकुलर कितना आया बेटा, फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेना है, तो इतना आ गया mg cos थीटा बाई, बस ये आ गया, क्योंकि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। क्योंकि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ थोड़ी आएगा, क्या घुमाव ऐसे हो रहा है, घुमाव तो ऐसे हो रहा है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन, mg cos थीटा बाई 2। अब इसको हम mv स्क्वायर बाई r के इक्वल कर दें, mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। इसको आप mg cos थीटा बाई 2 के इक्वल कर दो, m कैंसिल कर दो, तो रो आपके पास आ जाएगा g cos थीटा बाई 2 अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है। अब ये v आपको निकालनी है और इसमें वैल्यू पुट करनी है, फिर आंसर आएगा। मैं यहाँ जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान है, आप करके देखना।
ठीक है। अगर हमारी क्लास का सारी क्लास यूजलेस हो जाएगी अगर मैं आपको ये चीज नहीं बताता हूँ, इसमें अभी वी निकालनी है, आप निकालना, हो जाएगी, बड़े आराम से निकल जाएगी वी। The whole of the thing will go waste if you don't spend 2 more minutes with me and understand this. बेटा इस पॉइंट पर देखो, हम जो ये ब्लैक कर्व है, we have to write an equation for this curve with respect to some xy axis. तो xy axis तो यहाँ पर है, आपको पता है ना। xy axis तो ये वाली अगर हम ले लें y और ये वाली हम ले लें x, तो हम ब्लैक कर्व की इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। तो अगर मैं इससे dy बाई डी एक्स निकालूं ये, और फिर dy बाई डी एक्स जो भी आए उसका स्क्वायर कर लूं ये, और फिर dy बाई डी एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लूं ये निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले से भी वही आंसर आएगा। इस फॉर्मूले में आपको x और y की ये वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, कैपिटल H और हाफ द रेंज, x इज r/2। तो अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो x को इतना और y को, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है इसका, और इसमें फॉर्मूले में ऊपर पुट करना है। आप कहोगे हम इतना मुश्किल क्यों करेंगे जब हमारे पास ये शॉर्ट मेथड है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। Why will we do such a difficult job when we can do it very easily, right? But sometimes this is also used, ठीक है। तो इसको आपने ट्राई करना है कि दोनों से सेम आंसर आता है कि। अब एक और भी बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, वो और भी शॉर्ट है। आप सिंपली ऐसे लिखो mv रेज टू द पावर 3 and divide by magnitude of the total force. Don't take the force acting perpendicular to velocity, just take the cross product with velocity vector. This is the best in these cases. इससे आप बहुत इजीली यहाँ पे लगाना है इस फॉर्मूले को, mv क्यूब अपॉन f क्रॉस v कितना आएगा, f का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90, f इज mg, तो mgv यही आ गया, m कैंसिल हो गया और v यहाँ पे है u cos थीटा, क्योंकि यहाँ वाली v लेनी है आपको, तो v ये u स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया अपॉन g, सेम आंसर आ जाएगा वही। ये v है ना, v को यहाँ पे u cos थीटा लेना पड़ेगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g, ये वाली वेलोसिटी, ये इस टाइम की वेलोसिटी आती है, इसमें v जो ये वाली वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो मतलब इससे तो बहुत ही जल्दी आ रहा है। और अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये बताओ, just 1 second more, I know it is tough for you, same way for me, just 1 second, अदरवाइज ये कंसेप्ट ही रह जाएगा ना। अब आपसे मैं एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई ना रो के लिए, f क्रॉस v, तो आपको f क्रॉस v लेना है। f क्या है, ये चीज, और क्रॉस v मतलब ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, v क्यूब है ना, mv क्यूब, ये इससे तो बहुत इजीली आ जाएगा। और अगर आपसे यह पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, वो भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने।